धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में या यूं कहें कि आज़ाद सहाफ़त के मैदान में धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका या रोल निभा रहा है, अदा कर रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले पर दिखाए जा रहे जो नंबर हैं फ़ोन पे का और पेटीएम का, उसके ज़रिए आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप लोगों को भी सोचना चाहिए, अखबार भी पैसा दे के आप लोग ख़रीदते हैं, यहाँ फ्री में जो है ख़बरें देख रहे हैं, कब तक चलेगा इस बारे में आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अपने आसपास की जो ऐसी आवाज़ें, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए सब कुछ कीजिए, अपने आसपास की जो ऐसी आवाज़ें आपको लगता है कि कुछ कर रही हैं, उन आवाज़ों को थोड़ा मजबूत कीजिए, क्योंकि गूगल और यूट्यूब इतना नहीं देता है जितना आप लोग सोचे बैठे हो। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर वही जो धाकड़ खबर ने आपसे कमिटमेंट की है कि लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के अंदर बाबरी मस्जिद तोड़ने का जो मामला चल रहा है, 28 बरस से जिस फैसले का इंतजार हो रहा है, 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो फैसला आना है, वहाँ क्या हो रहा है उससे आपको अवगत कराएगा। तो ताज़ा अपडेट उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का कल बयान दर्ज हुआ है। उन्होंने अपने बयान में जो बात कही है वो काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि साहब, मैंने तो तमाम पुख्ता इंतजामात किए थे अयोध्या के अंदर, लेकिन मुझे तो राजनीतिक रंजिश के चलते कांग्रेस ने फंसाया है। बड़ा भोले हैं सब लोग, इनको लॉलीपॉप दिया और बहला फुसला के इनके साथ किसी ने कुछ भी कर लिया है, ये इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि मैंने वहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की थी, तमाम अधिकारियों को मैंने लगा दिया था और तमाम इंतजाम मैंने किए थे, बावजूद उसके ये घटना हो गई है, तो ये मुझे कांग्रेस ने फंसाने के लिए ये घटना की है। इस तरीके का इन्होंने बयान दर्ज कराने के बाद, बाहर आने के बाद मीडिया को बयान दिया है अपना। 32 लोग पुलिस में से आरोपी हैं, 22 लोगों के अभी तक बयान दर्ज हो चुके हैं। बयान दर्ज होने के बाद फिर आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। बता दें 31 अगस्त तक इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फैसला आना है। सीबीआई की विशेष अदालत है और यहाँ के जस्टिस एस.के. यादव इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 57 विदेशी जमातियों को उनके देश भेजने का कोर्ट ने आदेश सुनाया है। भूमि मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ना बतावें यह खबर, वो तो तभी बतावेंगे कि जी यहाँ जमाती छुपे हुए थे, इस मस्जिद से पकड़ लिए, वहाँ जमाती छुपे हुए थे, उस मस्जिद से पकड़ लिए। लेकिन जिब जा मंदिर से 8 पुलिस वालों का हत्यारा पकड़ा जाए, जब ना बोल रहे हैं वो। तो ये खबर हमारे पास मेवात से आ रही है। और मेवात जो है ये हरियाणा का है, आपको पता है मेवात 2 जगह बटा हुआ है, राजस्थान में भी और हरियाणा में। तो हरियाणा के मेवात के नूह इलाके से खबर आ रही है। यहाँ की सीजेएम कोर्ट ने 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर 57 जो विदेशी जमाती हैं उनको उनके आरोप से मुक्त कर दिया। पिछली बार मैं खबर में बोल गया था कि साहब 7-7 हज़ार रुपये का, 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा के उनको बरी कर दिया। बरी नहीं किया जाता है, उनकी सज़ा जब पूरी हो जाती है, चाहे उनको जुर्माने के रूप में वो सज़ा हो, चाहे उनको वो सज़ा कैद के रूप में काटनी पड़े, तो सज़ा पूरी करने के बाद उनको उससे मुक्त कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। ये कहने का मतलब था। ये जमाती इंडोनेशिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड और नेपाल के बताए जा रहे हैं। सभी जमातियों को कोर्ट ने कहा है कि इनके देश भेज दिया जाए। अब देखते हैं कि सरकार इनको इनके देश कब भेजेगी। 2 अप्रैल को इनको अलग अलग जगह से नूह के हिरासत में लिया गया था और इनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। आपको पता है हरियाणा में तो ये कह दिया था, भाई ये तो लोगों की जान को खतरा पैदा कर रहा है, इसके खिलाफ तो धारा 307 यानी कि जानलेवा हमले का भी मुकदमा दर्ज करो जमात वालों के खिलाफ। तो वो मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। सरकारी वकील ने बहुत कोशिश की अपना विरोध दर्ज कराने की और कहा कि इनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन अदालत ने 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इन्होंने जुर्माना दिया और अदालत ने इनको इनके तमाम आरोपों से बरी कर दिया, मुक्त कर दिया और साथ में आदेश सुना दिया कि भैया इनको इनके देश भेजने का इंतज़ाम किया जाए। बता दें इससे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक अदालत भी ऐसा ही फैसला सुना चुकी है, जिसके बाद 17 जो जमाती थे इंडोनेशिया के, उनको उनके देश भेजा गया था। अगली खबर का रुख कर लेता है। अब 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा जमातियों के पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट किए जाने पर सुनवाई।
जी हाँ, इस पूरे मामले को आपको बता देते हैं। सबसे पहले इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 29 जून को हुई। सरकारी वकील पहुंचे, कहा साहब 15 दिन का टाइम दो, तुम्हारे पास तो कॉपी ना पहुंची, जवाब क्यों कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भाई 15 दिन का तो टाइम ना देते, 2 दिन का टाइम देंगे, 2 दिन के भीतर आ जा। 2 दिन के भीतर सरकारी वकील पहुंचा, 2 जून को सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा भैया आज नहीं सुनते, 10 जून को सुनेंगे। 10 जून को फिर लग गया ये मामला, फिर उसके बाद 13 जून को लग गया ये मामला। अब 13 जून के बाद अब इसमें तय किया गया है कि इसमें सुनवाई अब जाकर जो है वो 24 जुलाई को होगी। बता दें आपको, भारत के अंदर 35 देशों के करीब 2700 से ज़्यादा जमाती बताए जाते हैं जो वर्तमान समय में हैं। उनके वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं, उनके पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। इसके खिलाफ बहुत सारे जमाती सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका कहना है ठीक है साहब, वीज़ा रद्द कर दो, पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट कर दो, लेकिन किस कानून किस नियम के तहत किया, कोई प्रक्रिया तो होगी, बनी की तो दुकान चल नहीं रही है, हमें तो कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। तो कोर्ट ने पूछा सरकार से कि भैया आओ बताओ कैसे ब्लैकलिस्ट किया। तो यहाँ बेनकाब हो गई है मोदी सरकार, या यूं कहें बेनकाब हो गए हैं पूरी तरह गृह मंत्री अमित शाह। सिर्फ 17 जमातियों को नोटिस भेजे गए हैं जो रिटर्न में जवाब दिया गया। बताइए, 2700 में से 17 को, और ब्लैकलिस्ट कर दिया 2700 का। ये इनकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। लाठी है हाथ में, भैंसों को हाँकिए, जैसे हाँकना है, कोई सिस्टम तो है नहीं। अरे इनको नोटिस दिया जाता, इनका जवाब लिया जाता, उसके बाद इनको ब्लैकलिस्ट किया जाता। लेकिन साहब मर्जी है साहब की, इनके ज़रिए नफरतें फैलानी है। मीडिया बैठा है दलाली चाटुकारी करने के लिए, उसके पत्रकार दंगाई बनी चुके हैं। ये तमाम चीज़ें की गई। अब इस मामले में देखेंगे 24 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें किस तरीके का फैसला आता है। जैसा मैंने ऊपर बताया कि सहारनपुर की कोर्ट जो है वो विदेशी जमातियों को उनके घर भेजने का आदेश सुना चुकी है, वो जा चुके हैं। अब हरियाणा की मेवात कोर्ट ने यह आदेश सुना है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसके अलावा साथ ही एक जानकारी आपको दे दें कि इन जमातियों पर देश के 11 राज्यों में 205 से ज़्यादा FIR दर्ज हैं। उनको अलग अलग जगह पे जेल में रखा गया है। बहुत से को ज़मानत मिल गई है, तो ज़मानत मिलने के बाद जो आसपास के वहाँ स्थानीय लोग हैं उनको अपने यहाँ पनाह दे रखी है, वहाँ वो रह रहे हैं। और दिल्ली में जैसे कि 9 अलग अलग जो सेंटर बने हुए हैं उसमें 900 कुछ रह ही रहे हैं, जिनको लगातार खबरें आ रही हैं कि ज़मानत मिल रही है। आज भी एक खबर है कि जो कजाकिस्तान के 71 जमाती हैं उनको ज़मानत मिल गई है, यानी कि सभी को ज़मानत मिलेगी। उसके बाद ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद उनको जो सज़ा जुर्माना जो होगा वो भी जो है होगा, और उसके बाद उनको शायद उनके देश भेज दिया जाए, क्योंकि विदेश में बैठे उनके जो घर परिवार के लोग हैं वो काफ़ी परेशान होंगे। हालांकि फिर मैं कहूँगा वो लोग पता नहीं अब कहाँ गायब हो गए हैं जो जमात के नाम पे टीवी डिबेट में अपने चेहरे चमकाने के लिए आ गए थे, गाली खाकर भी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं मथुरा के शहीद SP की पत्नी। शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों को, लेकिन शर्म तुमको नहीं आती। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो SP मुकुल द्विवेदी हैं जिनकी मथुरा के अंदर हत्या की गई थी, उस मामले की जांच के लिए 2 कमेटियां बनाई जाएं जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करें। 40 महीने गुजर गए, आज तक उस मामले में जांच की प्रगति नहीं हुई है, जांच प्रगति पर नहीं पहुंची है, जांच आगे नहीं बढ़ी है। यह आरोप लगाते हुए मुकुल द्विवेदी की पत्नी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उन्होंने पिटीशन दाखिल की है और कहा है कि सर CBI से जांच करवा दीजिए और 2 महीने के अंदर जांच को कंप्लीट करवा दीजिए, ये उन्होंने मांग की है। बता दें आपको, ये मामला था 2 जून 2016 का, जब मथुरा के जबार पार्क में कब्ज़ा हटवाने के लिए मौके पर गई पुलिस टीम पर सामने वाली पार्टी ने, जो कब्ज़ाधारी पार्टी थी जिसमें से एक का नाम राम वृक्ष यादव था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी थी, जिसमें SP मुकुल द्विवेदी की मौत हो गई थी, थानेदार संतोष यादव की मौत हो गई थी और उस समेत कुल मिलाकर 28 लोगों की मौत हो गई थी। अब सोचिए आप, जब ये पुलिस वाले अपने SP को इंसाफ ना दिलाते, उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते, जब इनका DSP ज़ियाउल हक मर जा उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते, जब इनका थानेदार सुबोध कुमार सिंह मर जा उसके मामले में आज तक हथियार ही नहीं बरामद कर पाए, पिस्टल ही नहीं बरामद कर पाए, तो आप सोचिए आपके लिए क्या इंसाफ करेंगे। ये तो बस ये सोचें आप थाने पहुँच जाओ और आपकी जेब से पैसा निकाल लें और अपनी कोठी और अपनी गाड़ी बना लें, ठीक है। ये इनकी हालत रह गई है, क्योंकि ये तो देखते ही लोग को खुश होते हैं, अरे मिल गया बकरा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। कोरोना महामारी का हवाला देते हुए कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी जाए, साथ ही दर्शन के लिए दूरदर्शन को
आदेश दिया जाए, यानी कि दूरदर्शन टीवी को आदेश दिया जाए कि वो अमरनाथ गुफा के दर्शन जो है वो डायरेक्ट सबको टीवी पर उनके घरों के लिए कराया जाए। लेकिन इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कार्यपालिका जो है या सरकार जो है उसका कार्यक्षेत्र अलग है और न्यायपालिका जो है उसके कार्यक्षेत्र अलग है सैद्धांतिक रूप से। तो हम एक दूसरे के जो है कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करना चाहते। वहाँ यात्रा रद्द की जाए या ना की जाए ये काम करेगा जो अमरनाथ का श्राइन बोर्ड है वो, या वहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार वो करेगी, प्रशासन करेगा। हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। और ये कहते हुए कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बाद में जब रिव्यू पिटीशन आई तो रोक हटा दी कुछ शर्तों के साथ। उसके अलावा कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाने का मामला गया तो उस पर भी यही हुआ कि सरकार ने जब रोक लगा रखी है तो उसमें कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन साहब जो कोर्ट है और कोर्ट का जो जज है उसका विवेक बहुत बड़ा हो, वो जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा सके, अमरनाथ पर ना लगा सकता। मर्जी है भाई उसकी, कोई कर क्या सके। जज साहब हैं जी, आर्टिकल 142 है जी उनके पास। जो ज़मीन है वो मस्जिद वालों की है, जहाँ ज़मीन खड़ी थी वो मस्जिद थी, जिसे तोड़ा गया वो मस्जिद थी, मूर्तियाँ मस्जिद के अंदर रखी गई। लेकिन भाई हमारा अधिकार है, हम तो ज़मीन देंगे मंदिर बनाने को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लोगों को हथियार के तौर पर किया गया इस्तेमाल, नहीं दी जाएगी जमानत। ये कहते हुए दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट के जज विकास यादव ने दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी, षड्यंत्रकारी, मास्टरमाइंड, जो भोपू मीडिया वाला स्टाइल है ना उसी में बता देते हैं, ताहिर हुसैन को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि जांच प्रथम चरण में है और इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, ऐसे में इनको जमानत देना उचित नहीं होगा और तमाम चीज़ें इनके खिलाफ अभी तक पुलिस पेश कर रही है। ये कहते हुए इनको ज़मानत देने से साफ इनकार कर दिया। बता दें आपको जो आईबी ऑफिसर है अंकित शर्मा, उसकी हत्या कराने या करने का आरोप जो है इन पर ताहिर हुसैन पर लगा हुआ है। ये आम आदमी पार्टी के पार्षद हुआ करते थे, लेकिन जैसे इन पर FIR दर्ज हुई वैसे ही आम आदमी पार्टी ने इनसे पल्ला झाड़ लिया। अब ये जेल में बंद हैं, ज़मानत की कोशिशों में लगे हुए हैं, ज़मानत इनको अभी नहीं मिल पाई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। क्रोनिल दवा मामले में 20 जुलाई तक कोर्ट में जवाब दाखिल करें रामदेव। जी हाँ, स्वामी रामदेव या बाबा रामदेव या लाला रामदेव जो भी आप कहें, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला आ रहा है। एडवोकेट मणि कुमार हैं, उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल की। उसमें कहा साहब एक बात बताइए, जब वो ड्रग इंस्पेक्टर कह रहा है कि हमारे से लाइसेंस लिया गया था इम्यूनिटी बूस्टर बनाने के लिए, फिर इन्होंने कोरोना पे दवाई कैसे बना दी? ICMR के नियमों का उल्लंघन करते हुए, सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने कोरोना को लेकर क्रोनिल दवाई बना दी और उसको बाकायदा लॉन्च कर दिया। ये जो है इन्होंने गलत किया, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और उनके साथ रमेश चंद्र खुल्बे यानी कि RC खुल्बे की बेंच ने अब जो है नोटिस जारी कर दिया है और स्वामी रामदेव पक्ष से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें आपको, इसके अलावा चंडीगढ़ की कोर्ट में भी रामदेव के खिलाफ ऐसा ही केस दर्ज किया गया और बिहार के मुजफ्फरपुर की कोर्ट में भी ऐसा ही एक केस दर्ज किया गया है, वहाँ पे भी वो केस चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर में स्थित एक थाने में तो बाकायदा FIR दर्ज है, लेकिन आगे की कार्रवाई के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि FIR दर्ज होने के बाद उसमें कार्रवाई चल क्या रही है। दवाई मार्केट में बिक रही है, धंधा हो रहा है, कोर्ट कचहरी के लिए वकील खड़े करने होंगे तो पैसा है ही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो खुद गया है उसको ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी कि कहाँ से इतना पैसा लाएगा लाखों रुपए लेके वकीलों को लेके खड़ा होने के लिए। जामिया हिंसा पर 2 दिन के भीतर जवाब दाखिल करे दिल्ली पुलिस, ये सख्त फटकार लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने। चीफ जस्टिस DN पटेल और प्रतीक जालान की बेंच ने दिल्ली पुलिस को ये सख्त आदेश जारी किया है और यह आदेश उसके बाद जारी किया जो पिटिशनर है उन्होंने कहा साहब जो 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल किया है कोर्ट में, जिसमें वो कह रही है कि इन पिटिशंस को ना सुना जाए, सबको खारिज कर दिया जाए, तमाम पिटिशन का उसमें जवाब नहीं दिया, यानी कि जवाब दे रहे हैं तो आधों का दे रहे हैं, पूरे चीज़ों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर जो है कोर्ट ने कहा कि आसान रास्ता ना सुने कि कुछ
सवालों के, कुछ मामलों के जवाब दे दें और कुछ मामलों के जवाब ना दें। इसलिए अगले 2 दिन के भीतर तमाम जितनी भी पिटिशन हैं उन पर अपना जवाब दाखिल करिए। साथ ही जितने पिटिशनर्स हैं उनको जवाब की कॉपी भी उपलब्ध करवाइए। बता दें आपको, जब देश के अंदर ये कानून बना था सीएए वाला, उसके बाद जामिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, उसके आसपास बवाल हो गए थे, दंगे हो गए थे। उसी मामले के में ये पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर अत्याचार किया, गोलियां चलाई और उनको लाइब्रेरी में घुस के मारा। इस मामले की जांच होनी चाहिए, जांच कराने के लिए एक एसआईटी बननी चाहिए। उसी पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस पर अब दिल्ली पुलिस का जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि मामला 6 महीने से 7 महीने से कैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। निकायों को है अपने क्षेत्र में अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने का अधिकार। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुंची दिल्ली सरकार ने ये जवाब दाखिल किया और साथ ही कहा है कि जो निकाय ऐसा काम नहीं कर रहे हैं उन्हें निकाय पर बने रहने का, उनके जो पदाधिकारी हैं, चेयरमैन है, पार्षद है, मेंबर है, बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें आपको, दिल्ली में मास्टर प्लान लागू है और उस मास्टर प्लान के मुताबिक रिहायशी इलाके में या जो गैर रिहायशी इलाका है वहाँ पे भी आप कोई फैक्ट्री नहीं चला सकते। लेकिन बावजूद इसके रिहायशी इलाकों में खूब धड़ल्ले से फैक्ट्रियाँ, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिससे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, लोगों की जान को भी खतरा पैदा हो रहा है। भाई कमर्शियल एक्टिविटी मोहल्ले में आ रहे, घूम रहे, किसी को रोक तो सकते नहीं। मोहल्ले में दुकान पे जा रहे जी, हम तो क्या करोगे, कुछ तो कर सकते हो। वहाँ पे पता चला क्रिमिनल ही घूम रहा। तो इसको मास्टर प्लान को पूरी तरह लागू कराने के लिए एनजीटी में एक पिटीशन दाखिल की गई है। उसी के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में जो नगर निगम हैं यानी कि निकाय हैं वो बीजेपी के असल में राडियो है, समझ लो आप। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार, नगर निगमों पे बीजेपी का कब्जा। अब उनके पास अधिकार है कि उनके मोहल्ले में, उनके क्षेत्र में जहाँ फैक्ट्री चली वो बंद कर दे। अब वो नहीं कर रहा तो केजरीवाल सरकार कह रही है हम क्या कर सकें, इनके पास तो अधिकार है। अब देखना दिलचस्प होगा इस मामले में आगे क्या होता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के डीजीपी को हटाने की मांग वाली पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये मामला पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले के लिए आपको CAT यानी कि कैट जाना चाहिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनको कैट पहले सुनेगा। कैट के बाद आगे की अदालत यानी कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। ये कहते हुए हाईकोर्ट ने IPS प्रभात रंजन देव की पिटीशन को खारिज कर दिया। उन्होंने मनोज यादव को हरियाणा का डीजीपी बनाए जाने के खिलाफ जो है ये पिटीशन दाखिल की थी। लेकिन बताया गया कि यूपीएससी और हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल किया कि साहब इनके आरोप जो हैं वो तो होंगे, लेकिन ये गलत जगह आए हैं, इनको यहाँ नहीं आना चाहिए था, इनको कैट में जाना चाहिए था इस पूरे मामले को लेकर। तो ये कहते हुए खारिज कर दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 16 नेताओं को रिहा कराने के लिए कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। ये पिटीशन उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की ओर से दाखिल की गई है। कहा गया है नज़रबंदी को जो है अवैध रूप से करके हमारे नेताओं को पिछले काफ़ी समय से जेल में एक तरीके की बंद करके रख रखा है, उनको रिहा नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई ऐसे आरोप नहीं है। लगता है जम्मू कश्मीर में चुनाव का सिलसिला शुरू होने वाला है, तभी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला इस मामले को गरमा रहे हैं और अपने नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। वरना तो 6-7 महीने से मामला सारा पेंडिंग पड़ा ही था। अच्छी बात है, इन्हें तो भनक ही लग जाती है जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी मर्जी के बगैर तो चुनाव होता नहीं है। तमाम लोगों से मीटिंग करने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। पर अब लग रहा है कि जो सुगबुगाहट है वो होने जा रही, और हो सकता है मोदी सरकार ये भी सोच रही हो भाई हमने धारा 370, उन्हीं की भाषा में बात करें, धारा तो होता नहीं वैसे, अनुच्छेद 376 होता है कि अनुच्छेद 370 में बदलाव किया था हमने 5 अगस्त को, और 5 अगस्त हमारे सामने है। तो साल भर पूरा हो रहा, उसी दौरान चुनाव का ऐलान कर देंगे और हम कहेंगे देखो 4 साल भर के बाद हम चुनाव कराने जा रहे हैं, सब माहौल ठीक हो गया, इब्जा कोई बात ना। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।